हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 6th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का, और हम थे पेज नंबर 20 पर, जहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। इससे पहले हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा। अभी हम देखेंगे कैसे आप एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे प्लांट्स में इतनी वैरायटी थी, बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब अगर एनिमल्स में इतनी वैरायटी है, इतने तरह के एनिमल्स हैं, तो कैसे आप उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वॉट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। किन फीचर्स को यूज़ करेंगे उनकी ग्रुपिंग के लिए। इन एक्टिविटी 2.3 you have already set some basis for grouping animals। एक्टिविटी 2.3 में 2 बेसिस हमने देखे थे एनिमल्स को अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। सबसे पहला बेसिस था बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर आप उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सिर्फ ग्रास खाते हैं वो हर्बीवोर्स हो जाएंगे, ग्रास या प्लांट्स को खाते हैं। जो मीट या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स, जो दोनों खाते हैं वो ओमनीवोर्स। उसके बाद सेकेंड बेस था उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करने का बेस्ड ऑन प्लेस दे लिव। जिन जगहों पर वो रहते हैं उसके बेसिस पर हम उन्हें अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे, जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक हो जाएंगे, जो दोनों जगहों पर रहते हैं वो एम्फीबियंस हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं। आप एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे रिप्रोड्यूस, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है। एक ग्रुप में वो एनिमल्स आ जाएंगे जो एग्स ले करते हैं, दूसरे में वो जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ लेग्स के बेसिस पर भी आप उन्हें अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिनमें लेग्स नहीं होते वो एक ग्रुप में, 2 लेग्स वालों का एक और ग्रुप, 4 लेग्स वालों का एक और जिनमें 4 से भी ज़्यादा होते हैं उनका एक अलग ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। अब इनमें से कुछ एक को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी आपको गिवन है, लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें टेबल 2.2 में हमने कुछ एनिमल्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था, कैसे वो मूव करते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया था कि किस तरह से एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में किन टाइप्स की मूवमेंट होती है, अब हम उसके बारे में सोचेंगे। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स गिवन है। आप ऐड कर सकते हैं इसमें और ज़्यादा एनिमल्स जो आपने ऑब्जर्व किए हो, और एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं ऑन वेराइटी ऑफ एनिमल्स। Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement। अब यहाँ पर जो एनिमल्स आपको दिए हैं या फिर जो पोस्टर में आपने बनाए हैं, ये एनिमल्स किन बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे अगर हम स्टार्ट करें फिश से, फिश यूज़ करती है अपने फिन्स को और अपनी टेल को, उससे वो स्विम करती है, एक से दूसरी जगह जाती है। बटरफ्लाई यूज़ करती है अपने विंग्स को, एंट यूज़ करती है अपने 6 लेग्स को। देन ये अर्थवॉर्म है, ये यूज़ करता है अपनी जो इसकी स्किन है और इसकी जो मसल्स हैं उनको। ये सेंटीपीड है, कान खजूरा जिसको आप कहते हैं, इसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, उन सभी को ये यूज़ करता है एक से दूसरी जगह जाने के लिए। टॉर्टॉइज भी अपने लेग्स को यूज़ करता है, बहुत स्लो वॉक करता है लेकिन ये भी चलता है। देन फ्रॉग जंप करता है, हॉप करता है, वैसे ये पानी में भी रह सकता है। ये अपने लेग्स को यूज़ करता है एक से दूसरी जगह जाने के लिए। और स्नेक यूज़ करता है अपनी बॉडी को, उसके थ्रू वो स्लिदर करता है। ठीक है, अगर इसमें बर्ड्स को भी आप देखें, वो अपनी विंग्स को, अपने पंखों को यूज़ करती है, पैरों को भी करती है अगर ज़मीन पर उसको चलना है। काऊ आप देखेंगे वो भी अपने लेग्स को यूज़ करती है। आपको रैबिट भी दिया है यहाँ पर, वो भी अपने लेग्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए। अब इन एनिमल्स की लिस्ट आपको बनानी है। टेबल 2.5 में नीचे एक टेबल दी है। नोट करिए द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव। किस तरह से ये एनिमल्स मूव करते हैं, क्या ये स्विम करते हैं, क्या ये वॉक करते हैं, या जंप करते हैं, या स्लिदर करते हैं।
और बॉडी पार्ट का नाम लिखिए जो वो यूज़ करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। क्या वो अपने लेग्स को यूज़ करते हैं, फिन्स को यूज़ करते हैं, बॉडी को यूज़ करते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है टेबल 2.5 में। जैसे कि एंट है, एंट वॉक करती है और वो यूज़ करती है अपने लेग्स को। देन गोट वॉक्स एंड जम्प्स, गोट जो है वॉक करती है, जंप भी करती है अपने लेग्स को यूज़ करके। पिजन वॉक करता है एंड इट फ्लाइज ऑल्सो, वो उड़ता भी है अपने लेग्स को या विंग्स को यूज़ करके। वॉक करता है लेग्स को यूज़ करके, फ्लाई करता है विंग्स को यूज़ करके। हाउस फ्लाई भी इट वॉक्स यूजिंग लेग्स एंड फ्लाइज बाय यूजिंग इट्स विंग्स। फिश अपने फिन्स को यूज़ करके स्विम करती है, उसकी मूवमेंट है स्विम करना। देन एनी अदर में आप अर्थवॉर्म लिख सकते हैं, वो आपको गिवन भी था फिगर में। अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है वो है क्रॉल करना, ठीक है, और ये यूज़ करता है अपने जो स्किन है उसको, मसल्स को, अपनी बॉडी को, मसल्स एंड स्किन। ओके, देन इसमें आप इसके अलावा काऊ लिख सकते हैं, स्नेक लिख सकते हैं, या फिर सेंटीपीड लिख सकते हैं। सेंटीपीड यूज़ करता है उसके बहुत सारे जो लेग्स हैं उनको। ये भी क्रॉल करता है, लेकिन ये क्रॉल करता है अपने लेग्स से, यूजिंग बहुत सारे जो लेग्स होते हैं उनको यूज़ करके। देन आप इसमें स्नेक लिख सकते हैं, स्नेक क्रॉल करता है अपनी बॉडी को यूज़ करके, फुल बॉडी। ओके, और कोई इसमें आप ऐड करना चाहे, जैसे बटरफ्लाई अपने विंग्स को यूज़ करती है और वो उड़ती है बेसिकली, फ्लाइज यूजिंग इट्स विंग्स। ओके, आप टॉर्टोइज लिख सकते हैं, वो भी वॉक करता है और अपने लेग्स को यूज़ करता है। ओके, नाउ व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 2.5? क्या आप कंक्लूड करते हैं इससे? तो इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट मूवमेंट है, कोई वॉक करता है, कोई स्विम करता है, कोई फ्लाई करता है, कोई क्रॉल करता है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो यूज़ करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। एनिमल्स फ्लाई, उड़ सकते हैं, कुछ एनिमल्स दौड़ते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक है या फिर क्रोकोडाइल है, या फिर जो लिजर्ड है वो भी क्रॉल करती है। कुछ वॉक करते हैं, चलते हैं, जैसे हमने टॉर्टोइस को देखा, या फिर डॉग है, काऊ है, आप भी वॉक करते हैं। कुछ हॉप करते हैं, जैसे कि कैंगरू है या फिर फ्रॉग है, जंप करते हैं एंड सो ऑन। ये डिफरेंट उनकी मूवमेंट होती है। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक से दूसरी जगह जाने के लिए वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं। कुछ विंग्स को, अपने पंखों को यूज़ करते हैं, कुछ लेग्स को यूज़ करते हैं एंड अदर पार्ट्स, कुछ दूसरे पार्ट्स को यूज़ करते हैं जो हेल्प करता है उनकी मूव करने में। कुछ फिन्स को यूज़ करते हैं, कुछ अपने जो मल्टीपल लेग्स हैं उनको यूज़ करते हैं, कुछ बॉडी के जो मसल्स हैं उनको यूज़ करते हैं जिनके लेग्स ही नहीं होते। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया एनिमल्स को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। हम एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनकी मूवमेंट के बेसिस पर, एंड द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, और किन बॉडी पार्ट्स को वो यूज़ करते हैं उस मूवमेंट के लिए। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट? किस तरह से हम मूवमेंट्स के बेसिस पर एनिमल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। एडिशनली इसके अलावा हाउ मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। एनिमल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी शेप अलग होती है, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। स्ट्रक्चर अलग होता है बॉडी का, किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं। कलर डिफरेंट होता है उनका, और दूसरे भी बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। इनमें से कुछ फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स की ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे हमने कहा कि प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि हम उनकी जो डाइवर्सिटी है उनमें उसको समझ सकें। बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स को भी ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी है उनकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए। चलिए उसके पहले एक साइंटिस्ट को जानते हैं। जानकी अम्माल, ये पिक्चर भी आपको गिवन है। 1897 में उनका जन्म हुआ, 1984 में उनकी डेथ हुई। जानकी अम्माल वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने बहुत सा काम किया
एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में प्लांट्स में जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतने वैरायटी के प्लांट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने पता लगाया, उनके बारे में लिखा, डॉक्यूमेंट किया उन्हें, और उनको प्रिजर्व करने में, बचाने में भी उन्होंने हेल्प की। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। इस मूवमेंट, आंदोलन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो इनका एक की रोल था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी। फिर वो हेड रही बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और एज हेड उन्होंने इनिशिएट किए बहुत से प्रोग्राम्स जिनमें प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट किया गया, उनके बारे में लिखा गया। अब हम पढ़ते हैं एक सक्सेस स्टोरी, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली बचाओ, ये एक आंदोलन था। सक्सेस स्टोरी इसीलिए क्योंकि मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। तो ये एक रियल स्टोरी है ऑफ अ फॉरेस्ट, एक जंगल की, इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट, जंगल की असली कहानी है ये। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। अब ये कहानी है एक मॉइस्ट मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट, और वहाँ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, जितने प्लांट्स और एनिमल्स उस जंगल में रहते थे, उनको प्रिजर्व करने की, उनको बचाने की ये कहानी है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो अभी फेमस है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। इट वॉज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट। ये एक बहुत बड़े मूवमेंट, आंदोलन के द्वारा उस साइलेंट वैली को बचाया गया। लेड बाय, और उस मूवमेंट को लीड किन्होंने किया? कॉमन पीपल, आम लोगों ने, हु वर नॉट इवन रिजाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के आसपास भी नहीं रहते थे, फॉरेस्ट से दूर रहते थे, ऐसे आम लोगों ने उस साइलेंट वैली, उस मूवमेंट को लीड किया। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल, अब ये बैटल किनके खिलाफ थी? उन लोगों के खिलाफ। एक प्रपोजल था ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, कि वहाँ पर एक डैम, एक बांध बनाया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पानी से जो बिजली बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ऐसा एक डैम बनाया जाएगा, फिर उससे बिजली बनेगी। ऐसा एक प्रपोजल था अक्रॉस द कुंथीपुजा रिवर, कुंथीपुजा रिवर के अक्रॉस ये डैम बनने वाला था। परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो बैटल थी ये 10 सालों तक चली उन आम लोगों के बीच में, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने वाले थे उनके बीच में 10 साल तक ये लड़ाई चली। एट दैट टाइम, उस समय पर, पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स, लोगों के पास जो भी तरीके थे, आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, एक बात बहुत जल्दी फैल जाती है, ये बात है 1970s की। तो तब लोग जो भी मीन्स अवेलेबल थे उनके पास, जैसे कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत दूर तक इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, लोगों को जागरूक किया। लेटर्स टू एडिटर्स, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं उनको लेटर्स लिखे कि वो न्यूज़पेपर में इस बारे में छापे। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स किए, पिटिशंस डाली, अपील की कोर्ट में, जो भी ये लोग कर सकते थे सब इन्होंने किया कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, बांध वहाँ पर ना बने, साइलेंट वैली वैसी ही रहे, वो फॉरेस्ट वैसा ही रहे। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली, और मूवमेंट, ये जो एक आंदोलन था, ये सक्सेसफुल रहा फाइनली साइलेंट वैली को बचाने में। साइलेंट वैली बेसिकली एक फॉरेस्ट था, ग्रेन फॉरेस्ट। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर, कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में हैं, कुछ पानी के अंदर है, कुछ माउंटेन्स में हैं, कुछ डेजर्ट्स में हैं, वो उनकी सराउंडिंग है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब नेचर वॉक पर आप गए थे, दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अलग अलग एनिमल्स अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। आपने रिकॉर्ड भी की थी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, टेबल 2.5 में अभी हमने की। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स? लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गोट एज एग्जाम्पल्स। किस तरह से एनिमल्स की जो सराउंडिंग है वो उनकी मूवमेंट को अफेक्ट करती है, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फिशेस और गोट का। फिशेस लिव इन वाटर, जो मछलियां हैं पानी के अंदर रहती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो जिनके एंड्स ऐसे शार्प होते हैं और बीच से वो थिक होती हैं। जैसे एक बोट आपने देखी होगी, वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है, थिक फ्रॉम या फिर वाइड फ्रॉम मिडल एंड थिन, पतली होती है एंड्स पर। इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फ्लाई करने में, उड़ने में और स्विम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और यही रीज़न है
कि हमने जो प्लेन्स बनाए या फिर जो बोट या शिप बनाए हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड बनाए हैं। तो फिश की जो बॉडी है जो कि स्ट्रीमलाइंड होती है, और फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए। फिन्स ये हैं, इनसे वो मूव कर पाती है आसानी से पानी के अंदर। गोट्स ग्रासी एरियाज में रहती है, मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो उनके लेग्स होते हैं। अब अगर नेचर फिश को लेग्स देता तो उसके लिए यूजफुल नहीं थे, क्योंकि उसे चलना नहीं है, उसको तो स्विम करना है। ऐसे ही अगर गोट के फिन्स होते हैं उसके लिए भी वो यूजफुल नहीं थे, क्योंकि उसे वॉक करना है, उसके लिए लेग्स की ज़रूरत है। ओके, सो द साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। कौन सा एनिमल किस तरह के सराउंडिंग में रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसके बॉडी पार्ट्स भी होते हैं मूव करने के लिए। अगर पानी में रहता है तो उसको स्विम करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होंगे, जैसे कि फिन्स हैं फिश में। अगर किसी ग्रासलैंड में रहता है, ग्रासी एरिया में रहता है, तो फिर उसको वॉक करना पड़ेगा, उसके लिए लेग्स की ज़रूरत है। ओके, अ फिश स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिन्स की हेल्प से और टेल की हेल्प से फिश जो है वो मूव करती है पानी में। गोट वॉक करती है ग्राउंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लेग्स, लेग्स की हेल्प से। तो ये आप एक तरह से रिलेशन समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो मूवमेंट है एनिमल्स का वो डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग्स पर, कहाँ पर वो रहते हैं उसी तरह से उनका मूवमेंट होता है। अब एक एक्टिविटी आपको गिवन है, आप कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये टेबल 2.6 है, आप रिक्रिएट करेंगे बिल्कुल ऐसी ही टेबल अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर। लिस्ट करिए प्लांट्स और एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं जो आपने या आपके क्लासमेट्स ने ऑब्जर्व किए हो इन डिफरेंट रीजन्स में। जैसे कि कौन से एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पर कौन रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन भी है। डेजर्ट में कैमल रहता है, फिर बाकी आप लिखेंगे बोर्ड पर। माउंटेन्स में देवदार ट्री, चलिए देख ही लेते हैं। डेजर्ट में आपको कैमल देखने को मिलेगा, कैक्टस प्लांट में, डेजर्ट फॉक्स एनिमल में, स्नेक, डेजर्ट वाइपर और अकेशिया ट्री। माउंटेन्स में देवदार ट्री, पाइन ट्री, स्नो लेपर्ड, याक, रोडोडेंड्रन। ओशन में फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, सी हॉर्स। फॉरेस्ट में लायन, एलिफेंट, टाइगर, मंकी, डियर। और एनी अदर रीजन में हम जो हमारे हाउसेज हैं, डोमेस्टिक या फिर पेट एनिमल्स हैं, उनको लिख सकते हैं। वहाँ पर काउ, बफेलो, गोट, डॉग और हैन देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रीजन के बेसिस पर, सराउंडिंग्स के बेसिस पर हमने कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हैं। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में जो प्लांट्स या एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में क्या आपने ऑब्जर्व किया, डिस्कस करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लासमेट्स के साथ। आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल 2.6 से दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। एक रीजन में जो प्लांट्स या एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि कैमल हम देखें, डेजर्ट फॉक्स, स्नेक, ये बिल्कुल अलग है स्नो लेपर्ड, याक से। और फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, सी हॉर्स से, लायन, एलिफेंट, टाइगर से या मंकी, डियर से। ठीक है, एक तरह के जो एनिमल्स हैं जो किसी एक सराउंडिंग में रहते हैं वो दूसरी सराउंडिंग में रहने वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। सेम बिल्कुल वैसा ही जो प्लांट्स हैं उनके साथ भी है। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम में जब डिस्कशन चल रहा था, एलेक्स रिकॉल करता है, उसे याद आता है कि उसने ऑब्जर्व किया था कैक्टस प्लांट को विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये कैक्टस आपने भी देखा होगा, राजस्थान में जो कैक्टस ट्रीज होते हैं उनका स्टेम थिक होता है, बहुत मोटा होता है और फ्लैशी होता है, आप कह सकते हो जूसी होता है। माया ने शेयर किया कि उसने देवदार ट्री देखा था हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश में। टेबल यहाँ पर फिगर 2.10 में आपको गिवन है। ये ट्रीज कोनिकल होते हैं, ऐसा कोन जैसी शेप इनकी होती है, और हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस उनकी बिल्कुल सीधी नहीं होती, स्लोपिंग होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आसानी से मुड़ सकती है। अब ये हम देखेंगे किस तरह से ये फीचर्स उनको हेल्प करते हैं इनकी जो सराउंडिंग है वहाँ पर रहने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैक्टस को अगर आप देखें, ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो इसका जो थिक और जूसी या फ्लैशी स्टेम है वो एक तरह से इसके वाटर टैंक की तरह काम करता है, उसमें पानी स्टोर्ड रहता है। और अगर आप इसको देखें देवदार ट्री को, इसकी स्लोपिंग ब्रांचेस और कोनिकल शेप हेल्प करती है, क्योंकि ये माउंटेन्स में मिलता है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो बर्फ़ जब उसके ऊपर गिरेगी वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से उसकी शेप उसको माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल है। नोटिस करिए जो दो टाइप के प्लांट्स आपने देखे डिफरेंट रीजन्स में मिलते हैं,
कैसे वो एक दूसरे से अलग है। वाई इज इट सो, हमने देख लिया ऐसा क्यों है। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वैरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, लेट अस फाइंड आउट। एक जगह की बायोडाइवर्सिटी दूसरे रीजन से अलग क्यों होती है, ये हम पता करेंगे। देर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, जो हॉट डेजर्ट होते हैं जैसे कि थार डेजर्ट है, दिन में बहुत गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, रात में बहुत ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पर रेत होती है, सैंड होती है, जो कि बहुत जल्दी गर्म या बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। देयरफॉर इसीलिए यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ इन हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। तो यहाँ पर आपको उस तरह के प्लांट्स या एनिमल्स मिलेंगे जो कि टॉलरेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड को भी रात के समय और बहुत ज़्यादा गर्मी को भी दिन के समय। जो फ्लैशी स्टेम की हमने बात की ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर, फ्लैशी जो स्टेम है वो पानी को स्टोर कर सकता है और उसे हेल्प करता है टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। उन प्लेसेस पर जो हॉट कंडीशंस है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसे आसानी से वो प्लांट्स टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स ने एक तरह से आप कह सकते हैं अडाप्ट कर लिया है खुद को वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब माउंटेन्स पर क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन वो है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फ्रीक्वेंट स्नोफॉल वो जो रीजन है एक्सपीरियंस करता है, जनरली बर्फ़ गिरती रहती है। तो सर्वाइव करने के लिए इस तरह की कंडीशंस में सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली, कुछ वहाँ पर जो प्लांट्स हैं ऐसे होते हैं जिन पर बर्फ अगर गिरे तो वो आसानी से स्लाइड होकर नीचे आ जाए। आप देखेंगे घर भी उसी तरह के बनाए जाते हैं वहाँ पर। कोनिकल शेप या फिर स्लोपिंग ब्रांचेस जो है देवदार ट्रीज की, वो इस तरह से मतलब जो बर्फ गिरेगी उसको इजीली वो स्लाइड ऑफ कर सकती है, क्योंकि एक तो कोनिकल शेप है, ऊपर गिरेगी स्लाइड होकर नीचे ही आएगी। अगर इसका उल्टा होता है, इस तरह की शेप होती मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ की ट्रीज की है, तो बर्फ ऊपर गिरती ऊपर ही टिकी रह जाती। अगर अभी ऐसा है शेप, यहाँ पर गिरेगी तो स्लाइड होकर नीचे आएगी। ब्रांचेस भी हमने देखा फ्लेक्सिबल है, आसानी से नीचे की तरफ मुड़ जाएगी जैसे उन पर बर्फ गिरेगी और वो बर्फ को नीचे गिरा देगी। ओके, तो इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उस रीजन के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेते हैं, कुछ फीचर्स उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वैरी करती है रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में कंडीशंस इतनी डिफरेंट है। डेजर्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड भी पड़ती है रात में। माउंटेन्स में आप देखेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस रहती है, कई जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसी तरह के प्लांट्स वैसे ही एनिमल्स मिलेंगे। तो डाइवर्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स में वो हमें देखने को मिलती है। Now look at the images of camel from the hot desert of राजस्थान। ये राजस्थान के हॉट डेजर्ट के कैमल की पिक्चर आपको गिवन है, और ये भी कैमल है, ये मिलता है कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में, लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में। अब क्या डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करते हैं इनके बीच में, आप देखेंगे ये जो हम्प है यहाँ पर एक है, कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल है उसमें 2 हम्प्स हैं। अब क्या एडवांटेजेस हैं इन डिफरेंसेस के जो इन कैमल को मिलते हैं, तो चलिए डिफरेंसेस देखते हैं। आप इनके लेग्स भी अगर देखें वो भी बहुत डिफरेंट है। अगर बॉडी के हेयर देखें, फर देखें, उसमें भी आपको जो कैमल है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में मिलता है उसकी बॉडी पर फर ज़्यादा है, यहाँ पर फर कम है। इसके लॉन्ग लेग्स हैं, इसके कंपैरेटिवली शॉर्टर लेग्स हैं। तो किस तरह से दोनों की जो अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें जो डाइवर्सिटी है वो कैसे उनको हेल्प करती है अपनी सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए। कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट में जो कैमल मिलता है हैज़ लॉन्ग लेग्स, उसके लंबे पैर होते हैं, विद वाइड हूव्स, और जो हूव्स हैं वो भी वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। एलेक्स शेयर करता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया था कि लॉन्ग लेग्स और वाइड हूव्स हेल्प करते हैं कैमल को टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। होता क्या है कि क्योंकि वाइड चौड़े जो उसके हूव्स हैं आसानी से वो धंसते नहीं हैं रेत के अंदर, और क्योंकि लॉन्ग लेग्स हैं तो नीचे रेत जो गर्मी है रेत की वो आसानी से उसके स्टमक तक ऊपर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से कैमल जो है वो इजीली सैंड पर चल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर आप देखें हाइट और लेग्स, कैमल जो कोल्ड डेजर्ट में मिलता है उसकी हाइट भी कम है, लेग्स की हाइट भी कम है, कंपैरेटिवली शॉर्टर है दैन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट। ये शॉर्ट लेग्स उसे अलाउ करते हैं टू वॉक ईजिली इन माउंटेनियस रीजन्स। इन शॉर्ट लेग्स की वजह से
वो आसानी से माउंटेनियस जो रीजन है, जहाँ पर जो ज़मीन है उसमें बर्फ़ ज़्यादा है या फिर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, उस पर वो आसानी से चल सकता है। डेजर्ट में फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली, खाना आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि जो कैमल है वो लीव्स खाता है और डेजर्ट में प्लांट बहुत कम होते हैं, पानी कम होगा तो प्लांट्स अपने आप ही कम होंगे। तो कैमल स्टोर करता है फूड को अपने हम्प में, ये एक उसका हम्प है, उसमें फूड स्टोर वो कर लेता है, खाना स्टोर कर लेता है, फैट स्टोर करता है एक तरह से। कैमल जो हॉट डेजर्ट में मिलता है हैव वन हम्प, हमने देखा उसमें एक हम्प होता है जिससे कि वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है स्केर्सिटी ऑफ फूड, फूड की कमी, एक बार खाना उसको मिला बहुत सारा उसने खा लिया, फैट स्टोर कर लिया अपने हम्प में, फिर कई दिनों तक वो बिना खाए भी रह सकता है। स्केर्सिटी मतलब होता है कमी। अब जो कैमल कोल्ड डेजर्ट में मिलते हैं उनके दो हम्प्स होते हैं। दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स because there is not much food available in cold desert and they have to use food stored in their humps during that time। ये जो फूड स्टोर करते हैं कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स, ये दोनों हम्प्स में फूड स्टोर करते हैं क्योंकि जब विंटर सीजन आता है माउंटेन्स में तो बर्फ़ से ढक जाते हैं सारे माउंटेन्स, तब इनको बिल्कुल खाने को नहीं मिलता। तो समर सीजन में खा के ये खूब इनके हम्प्स बड़े हो जाते हैं। अब जैसे विंटर्स आती जाएगी आप देखेंगे इनके हम्प्स जो है वो श्रिंक करने लगते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने फूड या फिर आप कह लीजिए फैट स्टोर किया था, अब क्योंकि खाना उनको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर स्टोर्ड फूड को वो यूज़ करने लगते हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे हम्प उनका श्रिंक होता जाएगा। मोरोवर इसके अलावा वो दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, जो उनको हेल्प करते हैं कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख में सर्वाइव करने में। आप देखेंगे हेड पर भी और यहाँ नेक पर भी बहुत लंबे बाल उनके होते हैं, जो ठंड जिसकी वजह से उनको कम लगेगी, लद्दाख में इजीली वो सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और कौन से फीचर्स है जो कैमल को हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करनी शुरू की। काशी जो कि राजस्थान से है वो बताती है दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बहुत कम वो करते हैं। लूज देयर डंग इज ड्राई, उनका जो गोबर होता है उसमें भी पानी कम होता है, वो भी ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको वो स्वेटिंग भी नहीं करते, पसीना भी नहीं आता है। मतलब पानी जहाँ से तीन तरह से हमारी बॉडी से एक तरह से एज वेस्ट बाहर आता है, वो तीनों ही जगहों पर वाटर को सेव करते हैं। यूरिन भी कम होता है, डंग भी ड्राई होता है और स्वेटिंग भी उनको नहीं होती। मतलब जितना पानी जाएगा बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखते हैं। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर, क्योंकि वो ज़्यादा पानी लूज नहीं करते अपनी बॉडी से, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए भी वो कई दिनों तक रह सकते हैं। नाउ माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स रॉडेडेंड्रन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। अब माया बताती है कि उसने एक बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट चमकदार फ्लावर देखे रॉडेडेंड्रन्स, जो कि नीलगिरीज के शोला फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये देख लेते हैं, शायद पिक्चर्स आपको ये देखिए, ये भी गिवन है आपको पिक्चर नीचे, डिफरेंट फीचर्स ऑफ रॉडेडेंड्रन्स। ये नीलगिरीज के, अच्छा नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं वो साउथ में हैं, ये तमिलनाडु और केरला में आपको मिलेगी। यहाँ पर जो रॉडेडेंड्रन है आर ऑफ शॉर्टर हाइट, उनकी हाइट कम होती है, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर ये होते हैं तो हाइट भी उनकी कम होती है। अगर पहाड़ी के ऊपर बहुत लंबे पेड़ होंगे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो वो आसानी से टूट जाएंगे, तो शॉर्टर हाइट होती है और लीव्स भी उनकी छोटी होती है, जिससे कि वो माउंटेन के ऊपर चलने वाली तेज़ हवाओं के थ्रू सर्वाइव कर सके। हाउएवर पेमा जो कि सिक्किम से हैं वो मेंशन करती है कि उसने भी रॉडेडेंड्रन्स देखे हैं इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर, उसने भी पास के माउंटेन्स में सिक्किम में जो रॉडेडेंड्रन्स होते हैं वो देखे, लेकिन वो तो टॉलर थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी, जैसा कि फिगर 2.13 में आपको दिखाया गया है। ये सिक्किम के रॉडेडेंड्रन्स हैं। और ये देखिए, ये नीलगिरी हिल्स में मिलने वाले रॉडेडेंड्रन ट्रीज हैं। ओके, तो इनकी हाइट आप देखेंगे बहुत छोटे होते हैं, लीव्स भी उनकी छोटी होती है, जबकि सिक्किम में जो मिलते हैं वो टॉलर होते हैं और लीव्स भी उनकी बड़ी होती है। सागर फिर अपने क्लासमेट्स को बताता है दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो अंडमान निकोबार गया था अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट पर,
और उसने देखी ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन। ओशन में उसने बहुत बड़ी वेल्स और कलरफुल कई कलर की फिश देखी। उसके फादर ने एक्सप्लेन किया दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर, कि जो फिश की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन, एजेस पर से वो थिन होती है, बीच से वाइड होती है, वो हेल्प करती है पानी में उन्हें आसानी से स्विम करने में। ओके, नाउ वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। हमने देखा एक स्पेशल फीचर्स कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में आ जाते हैं, डेवलप वो कर लेते हैं, जो उन्हें उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी है जिससे वो आसानी से तैर सकती है। कुछ जो प्लांट्स हैं अगर वो माउंटेन के ऊपर है तो उनकी हाइट छोटी हो गई ताकि वो विंड्स जो तेज़ हवा चले उसको सर्वाइव कर सके। कैमल को अगर डेजर्ट में रहना है तो उसने अपने आप जो यूरिन कम किया, अपने जो डंग है उसका वो भी ड्राई हो गया, स्वेटिंग वो नहीं करता है, पानी जो भी मिले ताकि वो लूज़ ना करे ज़्यादा पानी बॉडी से, क्योंकि डेजर्ट में पानी कम मिलता है। कैक्टस को हमने देखा उसका जो स्टेम है वो थिक हो गया, जूसी हो गया, जिससे कि वो पानी को उसमें स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स ने कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप किए हैं और वो स्पेशल फीचर जो एनेबल करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सके, आर कॉल्ड एडाप्टेशंस। उन्हें हम एडाप्टेशंस कहते हैं। हम ये कहेंगे कि किस तरह से जो कैक्टस प्लांट है उसने अडाप्ट किया है खुद को डेजर्ट में रहने के लिए। ओके, तो उसकी लीव्स चली गई, लीव्स की जगह थॉर्न्स आ गए, क्योंकि लीव्स जो है उनसे जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर आती है स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन में। तो पानी तो वैसे ही कम है डेजर्ट में, वो पानी लूज नहीं कर सकते, तो लीव्स हट के थॉर्न्स आ गए। फिर जो स्टेम है वो भी जूसी हो गया ताकि पानी को वो भी स्टोर कर सके। ठीक है, तो इन सभी फीचर्स को जो कोई भी प्लांट या एनिमल डेवलप करता है किसी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए, उनको हम एडाप्टेशंस कहते हैं। जैसे कि द शेप ऑफ देवदार ट्री की जो शेप है कोनिकल शेप है, या फिर हाइट ऑफ द रोडेडेंड्रन, जो रोडेडेंड्रन की हाइट है कम हाइट एक तरह से, वो एडाप्टेशंस हैं जो उन्हें एनेबल करती है कि वो सर्वाइव कर सके माउंटेनियस रीजन्स में। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पर कोई प्लांट या एनिमल रहता है उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन। आपसे पूछे सी टर्टल्स का हैबिटेट क्या है, तो वो सी या फिर ओशन है, क्योंकि उसी में ही वो रहते हैं। कैमल का हैबिटेट क्या है, हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट। वो हॉट डेजर्ट में मिलते हैं, कोल्ड डेजर्ट में भी मिलते हैं, लद्दाख में भी मिलते हैं। हैबिटेट ऑफ रोडेडेंड्रन इज द माउंटेन्स। रोडेडेंड्रन का जो हैबिटेट है वो माउंटेन्स है, वो माउंटेन्स पर मिलते हैं। सो हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो आपका हैबिटेट है, आप जहाँ पर रहते हैं वही जगह आपको फूड प्रोवाइड कराती है, वाटर देती है, हवा देती है, शेल्टर रहने की जगह देती है, और दूसरी जो भी चीज़ें आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है वो आपको आपके हैबिटेट से ही मिलती है। बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स में शेयर सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में, जैसे माउंटेन में कोई एरिया आप देखें उसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे, कई सारे एनिमल्स रहते होंगे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स रहती होंगी। हैबिटेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। एक रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में, उसको बनाने में। चलिए एक और साइंटिस्ट को जानते हैं। सलीम अली, ये पिक्चर आपको गिवन है। 1896 में उनका बर्थ हुआ, 1987 में उनकी डेथ हुई। सो सलीम अली ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में ये घूमे, इन्होंने ट्रैवल किया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। अलग अलग तरह की जो बर्ड्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को, उनमें वैरायटी को ढूंढने के लिए फिर इन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की बर्ड्स की, डॉक्यूमेंट किया, मतलब लिखा उनके ट्रैवल रूट्स और हैबिटेट्स के बारे में। कौन सी बर्ड कहाँ पर रहती है, कैसे वो ट्रैवल करती है, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। उन्होंने उन रीजन्स को भी रिकॉर्ड किया जहाँ पर बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स मिलती हैं। एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स, और उन रीजन्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स, कदम भी उन्होंने उठाए। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में। एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो मध्य
इन मध्य कर्नाटका में है। ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। कौन से 2 रीजन्स इन्होंने प्रिजर्व किए? केवलादेव नेशनल पार्क और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। देन he wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो बर्ड्स मिलती है उसके बारे में उन्होंने 10 बुक्स लिखी हैं। ही इज़ रेफर्ड टू एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड, इनको पद्म विभूषण मिला था इन 1976। चलिए चैप्टर पर आते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जहाँ से उन्हें फूड मिलता है। तो किन बेसिस पर हम हैबिटेट्स के बेसिस पर कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं? वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दैट लिव इन वाटर। एक तो तरीका है जो ज़मीन पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं, उनके बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, मतलब वो फॉरेस्ट में रहते हो, भले ही डेजर्ट्स में रहते हो, ग्रासलैंड घास के मैदान में रहते हो, या फिर माउंटेन्स पर रहते हो। लैंड के ऊपर जो भी रहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, फॉरेस्ट जंगल में, डेजर्ट रेगिस्तान में, घास के मैदान में या फिर पहाड़ों पर, वो सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाएंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहेंगे, आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हम कहेंगे ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एक्वेटिक हैबिटेट्स के हैं। पॉन्ड, वो किसी पॉन्ड तालाब में रहते हो, लेक झील में रहते हो, किसी रिवर नदी में, या फिर ओशियन समुद्र में रहते हो। कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जैसे कि फ्रॉग दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, 3 तरह के एनिमल्स हमने देखे उनके हैबिटेट के बेसिस पर। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दूसरा हमने देखा, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही बोलते हैं जो लैंड पर रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वो पॉन्ड, लेक, रिवर या ओशन में कहीं भी रहे, और जो दोनों जगहों पर रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी, एक्वेटिक हैबिटेट में भी, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डैमेज्ड। क्या हो अगर ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट है अगर यही डैमेज हो जाए? व्हाट वुड हैपन इफ द गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। अगर एक बकरी को घास खाने को नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या फिश सर्वाइव कर सकती है विदाउट वाटर? बिल्कुल नहीं। चेक करिए विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल दैट they used to see frequently in their childhood but do not see as often now। आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कौन सा वो एनिमल या फिर बर्ड है जो पहले बहुत दिखाई देती थी। जैसे कि स्पैरो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले बहुत सारी स्पैरोज, गौरैया थी, आजकल वो बहुत कम हो गई है। ये these changes often happen when habitats are damaged। ये चेंजेस क्यों होते हैं? क्यों कुछ एनिमल्स पहले ज़्यादा थे अब नहीं रहे? क्योंकि उनका हैबिटेट डैमेज हो गया है। जहाँ पर वो रहते थे वो जगह ही नहीं रही। कुछ एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, आपने जंगल काट दिए, वहाँ पर घर बना लिए, तो अब वो कहाँ पर जाएंगे? वो फिर धीरे धीरे एनिमल्स भी ख़त्म होने लगते हैं। द डैमेज ऑफ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। अगर हैबिटेट ही उनका डैमेज हो जाएगा तो प्लांट्स और एनिमल्स का घर चला गया, फूड जहाँ से उनको खाना मिलता था जंगल से वो भी ख़त्म हो गया, और दूसरे जो रिसोर्सेज जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थे अगर वही नहीं रहे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इतनी वैरायटी थी पहले प्लांट्स और एनिमल्स में, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी है। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर है। चीता, ये चीता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इंडिया में, ये कम हो गए हैं ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट था जहाँ पर वो रहते थे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उसका लॉस हुआ है, वो ख़त्म हो गया। अगर हैबिटेट नहीं रहा, इनके रहने की जगह नहीं रही, तो फिर धीरे धीरे टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कम होने लगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएट किए, कुछ प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स
ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, बचा कर रख सके। ऐसा ना हो कि सभी बंगाल टाइगर्स खत्म हो जाए। सो प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया 1973 में टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की कम होती हुई पॉपुलेशन को एक तरह से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। देन इन द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया 2022 में, ताकि पॉपुलेशन ऑफ चीता को रिस्टोर किया जा सके, उनकी पॉपुलेशन फिर से उतनी ही हो सके। उसी तरह से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। जहाँ पर वो रहते थे, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में, उन एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मतलब वहाँ पर आप जो प्लांट्स हैं उनको नहीं कट कर सकते, उन एनिमल्स को, बर्ड्स को हंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड मतलब पवित्र, पवित्र पेड़। सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट्स, अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड मतलब जिनको कट नहीं किया गया, ह्यूमन एक्टिविटीज जिनमें नहीं होती है, ह्यूमन बींग्स ने जिनको डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे कुछ पैचेस, मतलब जगह जगह पर कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जिनको सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। उनके जो साइजेस हैं, दे में वैरी, वो अलग अलग हो सकते हैं, फ्रॉम क्वाइट स्मॉल, कुछ बहुत छोटे सेक्रेड ग्रोव्स हैं, टू वेरी लार्ज, कुछ बहुत बड़े भी हैं। सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में ये मिलते हैं। दे आर होम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इनमें मिलते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत तरह के मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, अब गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया है, उनको रिजर्व नहीं किया है, उनको प्रोटेक्ट करती है लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो ही। एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स और एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रोव्स, और उन्हीं लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर कोई भी, किसी को भी अलाउड नहीं है वहाँ पर एनिमल्स को हंट करना, उनको हार्म करना, या फिर पेड़ों को काटना, या फिर उस एरिया को डिस्टर्ब करना। दिस वे, इस तरह से सेक्रेड ग्रोव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए ट्रेजर, खजाना है एक तरह से हमारा बायोडाइवर्सिटी का। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रोव्स इन योर रीजन, आपके रीजन में क्या कोई सेक्रेड ग्रोव है ऐसा, कोई छोटा बगीचा हो, कोई बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट भी हो सकता है जिसमें कि पेड़ काटना या फिर जानवरों को मारना, उनको हार्म करना अलाउ नहीं है। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. तो हमें प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को, इतने डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन वैरायटी को हमें बचा कर रखना है, ताकि हमारा जो प्लानट अर्थ है फुल ऑफ लाइफ हो, और हेल्प करना है प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, और ज़्यादा वो आगे बढ़े, थ्राइव करे उसके लिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।